हेलो दोस्तों, हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है जल यानी कि वाटर। अब इसको ध्यान से आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? अगर जब भी हम जल या पानी पीने के लिए कुछ मंगाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? वर्षा सोचते हैं, या फिर नदियाँ, नाले, या फिर बारिश जब होता है उसमें हम जब नाव छोड़ते हैं खेलने के लिए, वो सब, हमारे आसपास के तालाब, यही सब हमारे दिमाग में आते हैं। तो वाष्पित होकर ऊपर चले जाते हैं और कुछ जो है जमीन के नीचे चले जाते हैं। हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। सूर्य के ताप, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। इनका कहने का मतलब है कि अगर यह जल है, अब ध्यान से एकदम समझिए इसको, ये जल है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये जो यह वाष्पित होकर ऊपर जाएगा भाप बनकर, जिसको हम कहते हैं, इसी को हम वाष्पन कहते हैं, या फिर वाष्प हो जाता है। और यह ऊपर की ओर चला जाता है बादलों में। और ऊपर जाकर जब ये कई सारे बूंद आपस में मिलते हैं तो इसको संघनन कहते हैं, और यही बादल बन जाते हैं। और यही फिर ग्रेविटी के कारण आसमान से धरती पर गिरते हैं, और इन्हीं को हम वर्षा कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ से हम वर्षा, हिम अथवा सहिम, वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को जल चक्र कहते हैं। अब जल चक्र किसे कहते हैं ये देखिए, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका एक घर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक तालाब है, और यहाँ पर आपके बगल में नदी बह रही है, और यहाँ का जल सूर्य से ऊपर उठ जाता है, और यह वायु के द्वारा इधर आ सकता है आपके तालाब में। हो सकता है किसी समुद्र का जल वाष्पित होकर वो बादल के रूप में आपके पास आ जाए और आपके गांव में वर्षा हो जाए। तो इसी को, ये जो चक्र लग लग रहा है, इसी को कहते हैं जल चक्र। इसी को क्या बोला जाता है? जल चक्र। आगे देखते हैं कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला का मतलब होता है कि एक हम अपने गांव में आप देखते होंगे, या फिर अपने घर पर एक थोड़ा सा जमीन खाली रहता है, तो उसमें हम लोग कुछ बो देते हैं। कोई सब्जी हो गया, या फिर धनिया, प्याज, जो भी हो, और बगल में उसको पानी देते हैं या फिर जीव आते हैं, तो इसी को थलशाला बोला गया है। जो जल शक्ति शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। यानी कि जो भी जल पृथ्वी पर है, वो आज भी जल वही उपस्थित है। उससे न ज्यादा हो रहा है न उससे कम, उसी का चक्र चल रहा है। और जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, या हरियाणा के जगह अपना कोई राज्य ले लीजिए, जैसे यूपी मान लीजिए, यूपी में जो भी आप खेत सिंचाई कर रहे हैं, ये हो सकता है या किसी हिंद महासागर का हो, या फिर अमेजन नदी का हो, वहां से वाष्प बनकर हमारे बादल बनकर हमारे इधर वर्षा हुआ होगा। इसका कहने का यही मतलब है। आगे देखते हैं जल। जल देखिए दो प्रकार के मान लीजिए है। अपने पढ़ाई के लिए हम लोग दो प्रकार मांग ले रहे हैं। एक होता है लवण जल, एक होता है अलवण जल, जिसमें नमक की मात्रा कम हो, उसी को कहते हैं अलवण जल। और जिसमें लवणता ज्यादा हो, यानी कि नमक की मात्रा या फिर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि उसमें सोडियम या फिर नमक की मात्रा ज्यादा है, और मीठा, इसको मीठा पानी जल भी कहते हैं। और लवण जल को मीठा जल भी कहते हैं, जो हम पीते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज लवण झील का है, ये 97% से भी अधिक है। आगे हम देखेंगे इसके वितरण के बारे में, पहले इतना ही हम समझ रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते, हिमनद। यानी कि जो भी मीठा जल है वो कौन कौन से हैं? जो नदियों में पानी बहते हैं वो हो गया। आपके गांव में जो भी तालाब है, या फिर किसी दूसरे गांव में गएंगे वहां पर तालाब, वो सभी क्या है? मीठे जल हैं।
सोते यानी कि जमीन के अंदर, हिमनद पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ से ढकी रहती है, वह सभी क्या है, मीठा जल है, अलवण जल है। और आगे जो देखते हैं महासागर, जो हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ये सभी क्या है, लवणीय जल है। इनमें अधिकांश नमक या फिर सोडियम क्लोराइड होता है, जो खाने में उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि नमक जो हम लोग खाते हैं, ये समुद्रों से ही निकाले जाते हैं। आगे चलिए देखते हैं जल का वितरण, जल के वितरण के बारे में, यानी कि जल कितने परसेंट कहाँ पाया जाता है उसके बारे में दिया गया है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि लवणता मतलब क्या होता है। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। हम देखते हैं जल के वितरण के बारे में कि जल कहाँ कितने परसेंट मिलता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 अरे 3/4 भाग जल से ढका है, यानी कि ये पृथ्वी है। ध्यान से समझिए, इसका 3/4 भाग जल से घिरा है, यानी कि सिर्फ ये हो गया, 4 भाग में बांट दिए हम इसे। 1 2 3, ये पूरा 3/4 भाग क्या है, जल से भरा है। सिर्फ इतना ही भाग स्थल है। आगे देखते हैं कि यदि धरती थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। ऊपर वाला झील या फिर जल ज़्यादा है, हम इसको हम पी नहीं सकते, इसलिए कहीं कहीं देशों में आप देखेंगे, मुंबई में जो कि खुद महासागर के नज़दीक है, लेकिन फिर भी वहाँ की पानी कहीं, वहाँ पर पानी की कमी होती रहती है, क्योंकि समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते। आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत देखिए। मान लीजिए पृथ्वी है, इस पे जितने भी जल पाए जाते हैं उसको मान लीजिए 100%। अब इसी को हम प्रतिशत में बांटेंगे कि कितना परसेंटेज कहाँ पाया जाता है जल। तो जो महासागर है, जो 7 महासागर आपके हैं, उसमें 97% जल पाया जाता है, यानी कि 100% में से 97.3% ही पूरा का पूरा लवण झील है, ये लवण जल है, यानी कि इसको हम पी ही नहीं सकते हैं, एकदम इसको खारिज कर दीजिए। आगे देखते हैं बर्फ छत्रक, ये है 02.0%, यानी कि 2.0% ये बर्फ के रूप में हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। बर्फ के रूप में कहने का मतलब कि आप देखेंगे पहाड़ों पर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इसको काउंट कर लीजिए। समुद्र में बर्फ की बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं। अंटार्कटिका देख लीजिए, अटलांटिक महासागर देख लीजिए, वो सभी क्या है, ग्रीनलैंड, ये सभी क्या है, बर्फ से, पानी से ढके हुए हैं। वही जो बर्फ है वो लवण झील है, यानी मीठा पानी है। तो वो पूरा कितना है, 2%। भूमिगत जल, हम देखेंगे कि भूमिगत जल जो होता है, जो भी आपके मशीन गांव में या फिर घर में मशीन जमीन के अंदर गया होगा, तो वहां से पानी निकलता है, तो उसी को हम कहेंगे भूमिगत जल। वो कितना परसेंटेज है, तो 0.68%। ये इम्पोर्टेंट है, ये आई यूपीएससी में भी पूछ चुका है, पीसीएस में भी पूछ चुका है, और हो सकता है दरोगा, यूपी पुलिस, इन सब में कुछ न कुछ भाग पूछ भी सकता है। तो झीलों का लवण जल जो है 0.009%। नमकीन झीलें, यानी कि लवणता वाली झीलें, ये कितना है, 0.009%। ये भी सेम है, यानी कि जो स्थलीय, समुद्री एवं नमकीन झीलें हैं और झीलों का लवण जल जो है, ये दोनों क्या है, बराबर है। वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब जो भाप बनकर ऊपर गया है, जो बारिश होता है, उसका कितना परसेंटेज है, तो वो है 0.0019%। जो नदियां हैं, जो इतनी सारी बाढ़ ला दे हैं, कई गांव डूब जाते हैं, उनका पता है कितना परसेंटेज है, ये देखिए एकदम शॉकिंग है, 0.0001% ही है जल। जो कि हम कहते हैं कि नदियों का पानी इतना ज्यादा गंगा जी में है, यमुना नदी है, नर्मदा है,
लेकिन ये सब कितना है पता है? 0.001% है सिर्फ। तो इसीलिए कहीं कहीं हमारे जल की कमी होती है। और टोटल हो गया आपका 100%। आगे देखेंगे, लेते हैं बॉक्स में, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देखेंगे, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी कि प्रति 1000 ग्राम में 340 ग्राम क्या है? लवण है। तैराक इसमें प्लव प्लव कर सकते हैं। प्लव का मतलब तैर सकते हैं, इसमें आप डूबेंगे नहीं। जब आप इस मृत सागर में जाकर कूदेंगे ना, तो आप डूबेंगे नहीं, इसके ऊपर ही हमेशा रहेंगे, क्योंकि इसमें लवणता या फिर डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाती है, यानी कि डेंसिटी इसका घनत्व ज्यादा हो जाता है, सघन ज्यादा हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट था, ये एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं कि साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। अच्छा, मतलब ये बॉक्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य साधन को बर्बाद कर रहे हैं? ये बात सत्य है। दोस्तों, आप लोग सभी लोग पानी बचाइए, क्योंकि पानी भविष्य का ही एक, ये भी युद्ध होने वाला होगा पानी के लिए। महासागरीय परिसंचरण, यानी कि महासागर में कहाँ कहाँ कितने कितने जल या फिर वायु कैसे मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियां को प्रबलित किया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। महासागरीय परिसंचरण, ये हेडिंग है, देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये भी है। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। अगर समुद्र तट पर अगर नंगे पैर चलेंगे, तो जो रेत होती है एकदम ठंडी होती है, और चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करता है। बात तो सही है। संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहते हैं। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। जैसे कि कह रहा है कि अगर ये जो जल है इधर आ रहा है, तो कभी ये हमेशा तैरता रहता है, हमेशा यह संचरण करता रहता है। कभी ये नहीं है कि यहाँ वाला जल हमेशा यहीं पे रहेगा, ये कहीं और देश भी जा सकता है। और इसको तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं, जो ऐसे धारा के रूप में बहती है आके, इसको कहते हैं धाराएं। ज्वार भाटा जो बहुत ज्यादा ऊंचा हो जल, और तरंग या फिर लहरें, वो हो गया। इसको हम अलग अलग से देख ले रहे हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है। आप देखेंगे नदी में या फिर ऐसे ऐसे ऊपर की ओर चलता रहता है, इसी को तरंग बोला गया है। इसी को, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंग भी उतने बड़े होते रहते हैं, और जब यह खूब बड़ा हो जाएगा तो इसी को लहर बोल दिया जाता है। और यह और भी ज्यादा बड़ा हो गया तो इसी को ज्वार भाटा बोला जाता है। आगे इसको अच्छे से हम समझेंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है। गेंद को समुद्र का पानी वापस फेंक देगा, देखेंगे आप तो। तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं को तरंग कहते हैं। ये जाकर लड़ा के, और यही जब थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसको हम धारा बोल देते हैं। और धारा एक और प्रकार का होता है, ये एक स्पेसिफिक लाइन में बहेगा हमेशा के लिए। मतलब जैसे कि यह गर्म है तो गर्म हमेशा यहाँ पर बहता रहेगा। इधर ठंड धारा है तो ठंड धाराएं बहती रहेगी। और ऐसे ही धाराएं भी बटी हुई हैं। आगे देखते हैं कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होते हैं।
अगर आप देखेंगे कि महासागर के नीचे, ये मान लीजिए महासागर ऊपर है, तो इसके नीचे अगर ये प्लेट लड़ेंगी या फिर यहाँ पर भूकंप आएगा तो ये जल क्या है, बहुत ही, अगर यहाँ पे घर है तो यहाँ पे आकर तोड़ देंगी। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। की जो ऊंचाई होती है सुनामी की, ये देखिए 150 मीटर ऊंचा, यानी कि 100 मीटर से भी ऊंचा। लेकिन इसकी जो गति होती है, यह 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ये हम बता रहे थे कि ये 400 किलोमीटर था ना, जो ना ये इसकी गति थी, ऊंचाई नहीं था। तो ये जो गति है बहुत ही, इतना तेज से जब कोई भी चीज लड़ेगी ना, तो आपका जो भी बिल्डिंग होगा वो ढह जाएगा, गिर जाएगा। सुनामी शब्द जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। मतलब कि जब बंदरगाह पर जो भी तरंगे आती हैं समुद्री, उसी को कहा जाता था सुनामी। लेकिन अब ये बहुत ही पूरा विश्व में प्रचलित है, और सुनामी का मतलब होता है पोताश्रय को नष्ट करना। आगे देखते हैं कि 2004 में सुनामी से भारतीय तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु था। इंदिरा पॉइंट हम बताए थे पिछले क्लास में। आगे देखते हैं, ये सुनामी है, देख लीजिए, 26 दिसंबर 2004 को आया था भारत में। देखिए ये तमिलनाडु के तट है, सुनामी द्वारा पूरा एकदम बर्बाद कर दिया है। आगे देखते हैं, ज्वार भाटा, ये इम्पोर्टेंट है। ज्वार भाटा दिन के दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ठंड उतरना, उठना व गिरना होता है। इन्हीं को ज्वार भाटा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पर जल है, तो इसी को ऐसे उठना और फिर वापस यहाँ पे चले जाना, इसी को कहा जाता है ज्वार भाटा। और यह किनके कारण होता है, तो यहाँ पे सन है और यहाँ पर मून है, तो इन्हीं के ग्रेविटी के कारण ये भी ऊपर खींचता है, ये भी ऊपर खींचता है, फिर ये छोड़ते हैं, तो ये से ज्वार भाटा आता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर चंद्रमा आ गया, यहाँ पर सूर्य हो गया, तो ये भी क्या है, यहाँ के जल को अपने ऊपर, अपने आप साइड खींचेगा, और चंद्रमा भी अपने साइड खींचेगी। तो चंद्रमा ज्यादा बल लगाएगी क्योंकि चंद्रमा नजदीक है, सूर्य क्या है, 15 मिलियन हिसाब से ज्यादा किलोमीटर दूर है। तो ये जो ऊपर जाएगा तो इसी को ज्वार, और जो नीचे जाएगा इसी को भाटा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है चित्र। सबसे बड़ा ज्वार भाटा इसी समय आएगा जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य 90 डिग्री बना रहे हों, या फिर 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए, ये भी, इसमें भी अधिक आएगा, इसमें भी अधिक आएगा। लघु ज्वार लिखा है लेकिन इसमें भी अधिक आएगा बल। और इसमें सबसे ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक साइड है, और ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा है, तो ये सबसे अधिक बृहद वाला हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी बृहद आ जाएगा क्योंकि ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, और बीच में सबसे ज्यादा कम बल लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी बृहद ज्वार आएगा। आगे देखते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिसर्जित होता है। इनका कहने का मतलब है कि चंद्रमा जब बल लगाता है गुरुत्वाकर्षण, और जब सूर्य लगाता है, तो इसी समय क्या होता है, जल ऊपर की ओर खींचते हैं, और फिर वापस पृथ्वी खींचता है, तब फिर वह वापस हो जाते हैं, और ये इन्हीं को ज्वार भाटा कहा जाता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा में अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रे में होती हैं, और इसी समय सबसे उच्च ज्वार आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे उच्च ज्वार आता है। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का
गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसको हम ज्वार भाटा को और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगला, मतलब जब टॉपिक इसका और आएगा। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाते हैं और उनमें सहायक होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर है और यह जल है और यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म है, तो अगर जल ऊपर यहाँ तक जाएगा तो क्या होता है, जहाज को यहाँ पर लाने में आसानी होती है। वही ये बता रहा है। आगे देखते हैं कि उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। जब ये बहुत सारे आएंगे जल, तो साथ में मछलियां भी आएंगी और यहाँ पर जाली लगा देने पर वापस जाता है, तो यहाँ पे मछलियां बच जाती हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इनके फलस्वरूप मछुआरे पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। विद्युत उत्पन्न भी कहीं कहीं इससे किया जा रहा है। ये क्रियाकलाप है, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं हैं। अगर महासागरीय धाराएं की बात करें, तो अगर यह इंडिया है, यहाँ पर हिंद महासागर है, तो ये हमेशा इसी हिंद महासागर में जो भी धाराएं बह रही हो, हमेशा वहीं पे धाराएं उसी टेम्परेचर पर बहती रहेंगी। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। तो महासागरीय धाराओं को दो भागों में बांटा गया है। एक गर्म जल धारा या फिर धाराएं, और एक ठंडी धाराएं, जल धाराएं। आगे देखते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा है। तो सूर्य का सबसे अत्यधिक बल, मतलब जो होता है प्रकाश ऊष्मा, इसी भूमध्य सागर क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ की जल क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा गर्म जल धाराएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों की ओर होते हैं। अब जो यहाँ पर है, जो कम सूर्य के ताप पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडी जल धाराएं इधर बहेंगी। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लेब्राडोर महासागरीय जल धाराएं शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। ये गल्फ में बहता है, तो ऐसे ही गर्म जल धाराएं हो जाएगा। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोच्च मत्स्य क्षेत्र बनाया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये जल मान लीजिए गर्म जल धारा है और ये ठंडी है, यहाँ पर मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान एकदम अच्छा हो जाएगा और यहीं पर मछलियाँ खूब ज़्यादा उत्पादन होती हैं। यहाँ पर मछलियाँ इधर ही ज़्यादा रहती हैं और यहीं पर मछुआरे जाके पकड़ते हैं। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं। देखिए, हम बोल रहे थे ऊपर ना, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। पहले तो ये देखिए हिंद महासागर है और ये अटलांटिक महासागर है और ये आपका प्रशांत महासागर है। तो 1 2 3 4 ऊपर हो गया अटलांटिक, नीचे हो गया आर्कटिक, 5 6। अब ये क्या हो गए, 6 जलधाराएं हो गई या फिर 6 महासागर हो गए। आगे देखते हैं कि ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम है। इसको साफ से नहीं दिया है, हम और भी आगे पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। अब देखेंगे कि तवा पर जब आप ठंडी पानी मारेंगे, तो वहाँ पे भाप जमेगा।
ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। आगे देखते हैं वर्षण क्या है। तो चलो, जो वाष्प बनकर ऊपर गया हुआ बूंद संघनन होकर पानी के रूप में नीचे धरती पर आता है, उसी को वर्षण कहा जाता है। जल चक्र ये भी बताए हैं कि यहाँ का पानी कभी यहाँ पर वाष्प होकर यहाँ बारिश हो रहा है, इसी चक्र को जल चक्र कहते हैं। ये सब आप लोग करेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा ऑप्शनल है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, जल चक्र कहलाता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट, जो भी ऊपर हम समझाएंगे। निम्न में से दो बार नियम में ऐसा महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। और ये आप लोग करेंगे। धन्यवाद। अब अगले क्लास में मिलेंगे।